धूल भरी लाइब्रेरी की शेल्फ से निकला एक रहस्यमय नोट। 21 अप्रैल की शाम, सारनाथ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। क्या माया को वहां सिर्फ एक अजनबी मिलेगा या कुछ और? सारनाथ रेलवे स्टेशन, जहां समय की धीमी गति हर धड़कन में महसूस होती थी। पुरानी दीवारों पर युगों के निशान थे, जैसे अनगिनत कहानियां उनमें समाई हों। चाय की भीनी भीनी खुशबू हवा में तैरती रहती थी, मानो हर सांस में एक याद घुली हो। ढलती शाम का सुनहरा प्रकाश प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक जादुई आवरण डाल रहा था। मालगाड़ी के डिब्बों की दूर से आती खड़खड़ाहट, फेरी वालों की हल्की आवाजें और कभी कभार बच्चों की हंसी की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां अनकही बातें भी सुनी जा सकती थी। माया के हाथ में प्रेमचंद की क्लासिक मास्टरपीस गोदान थी। उसका दिल एक अनजाने एहसास से भरा हुआ था। कुछ डर था, कुछ उत्सुकता और एक हल्की सी उम्मीद जो उसे यहाँ खींच लाई थी। उसका रेशमी दुपट्टा मंद हवा में लहरा रहा था और उसकी निगाहें बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। उसके पैर स्थिर थे, लेकिन उसका मन उस मुलाकात के विचारों में हर दिशा में भटक रहा था। कुछ हफ्ते पहले उसे पुरानी लाइब्रेरी की एक धूल भरी शेल्फ में वह नोट मिला था, किसी भूले बिसरे पन्ने के बीच दबा हुआ, मानो किसी अनजान हाथ ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। उस नोट में लिखा था, मैं ईशान शब्दों की दुनिया में विश्वास रखता हूँ, जहाँ भावनाएं किताबों के पन्नों से झांकती हैं। यदि मेरी यह बात आपके दिल को छूती है तो 21 अप्रैल की संध्या को सारनाथ रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आइएगा, अपनी सबसे प्रिय किताब साथ लेकर। माया ने उस छोटे से कागज को अनगिनत बार पढ़ा था। हर बार एक नया सवाल उसके मन में जन्म लेता। ईशान कौन था? क्या यह कोई शरारत थी? और अगर यह सचमुच एक मजाक था, तो क्या वह खुद को एक मूर्ख साबित करने जा रही थी? फिर भी एक छोटी सी अनजानी उम्मीद की किरण ने उसे इस अनजान राह पर चलने के लिए प्रेरित किया था। शायद यह महज एक संयोग नहीं था, शायद यह नियति का एक इशारा था। प्लेटफॉर्म पर उसकी आंखें हर चेहरे को ध्यान से देख रही थी। हर अजनबी की आंखों में उस अनजान पहचान की तलाश कर रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति दुनिया से बेखबर अपनी पुरानी साइकिल के हैंडल पर झुका हुआ अखबार पढ़ रहा था। कुछ बच्चे एक बेंच पर बैठकर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उनकी हंसी हवा में घुल रही थी। हर किसी की अपनी कहानी थी, एक ऐसा अतीत और भविष्य जो उस पल में अनजान था। और माया को यह जानना था कि आज उसकी कहानी में कौन सा नया अध्याय जोड़ने वाला है। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। ईशान एक खंबे के पास खड़ा था। उसके हाथ में धर्मवीर भारती की मार्मिक रचना गुनाहों का देवता थी और कंधे पर एक पुराना कैनवस का बैग था। वह माया की कल्पना से बिल्कुल अलग था। माया ने सोचा था कि शायद वह गंभीर और औपचारिक होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांत सरलता थी। उसके कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे
वह धीरे धीरे अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था, मानो उस भीड़ में भी वह अपनी ही एकांत दुनिया में खोया हुआ हो। एक अनजाने खिंचाव से माया के कदम उसकी ओर बढ़ गए। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। आप ईशान? उसने हल्के से हिचकिचाते हुए पूछा। ईशान ने अपनी किताब से नजरें उठाई और एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखकर बोला, हाँ, और शायद आप माया हैं। ईशान ने अपनी किताब से नजरें उठाई और एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखकर बोला, हाँ, और आप शायद माया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, एक शांत गहराई और ईमानदारी, जिसने माया की सारी घबराहट को पल भर में शांत कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह उस आवाज को कहीं पहचानती थी, जैसे वह किसी अनजाने इंतजार का अंत हो। मैंने आपका नोट पढ़ा, माया ने कहा, अपनी किताब को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, जैसे वह उस रहस्यमय संदेश का प्रमाण हो। ईशान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने कैनवस बैग से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकाला। क्या यह वही किताब थी? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। माया ने हामी भरी। हाँ, यह वही किताब है। और आपका नोट? मुझे वह बहुत खास लगा। वे दोनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खाली बेंच की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बैठे, उनके बीच एक अनकही सहजता थी, जैसे दो पुरानी पहचानें बरसों बाद मिली हों। और जैसा कि अक्सर होता है, किताबें एक बेहतरीन शुरुआत साबित हुई। माया ने गोदान के बारे में बात की। किस तरह प्रेमचंद ने ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकता, सामाजिक असमानता और मानवीय संघर्षों को इतनी गहराई और संवेदनशीलता से चित्रित किया था। उसने होरी के सपनों और उसकी टूटन, धनिया के अटूट साहस और बदलते हुए समाज के दबावों का जिक्र किया। ईशान ने गुनाहों का देवता की सादगी और उसमें छिपी गहरी भावनाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। उसने चंदर और सुधा के अटूट प्रेम, समाज की बंदिशों और उस त्रासद अंत की बात की जो उनके पवित्र रिश्ते को नील गया। उसने बताया कि कैसे भारती जी की लेखनी मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरती है, प्रेम, त्याग और पीड़ा को इतनी मार्मिकता से व्यक्त करती है कि पाठक खुद को किरदारों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है? ईशान ने पूछा। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां सूरज की आखिरी किरणें अभी भी चमक रही थीं, कि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का एक आईना होती हैं। जैसे हर किरदार में, हर घटना में हमें कहीं ना कहीं अपना ही अक्स दिखाई देता है। माया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और कभी कभी किताबें हमारे उस हिस्से को भी दिखाती हैं जिसे हम खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। वे हमें उन भावनाओं से रूबरू कराती हैं जो शायद हमारे भीतर दबी हुई हैं। उनके शब्दों के बाद एक पल के लिए शांति छा गई। उस शांत क्षण में उनके बीच एक अलिखित समझ बन रही थी, एक कच्ची पहचान जो शब्दों से परे थी, जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। माया ने ईशान की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में पूरी तरह से विश्वास की झलक दिखाई दी। उसने एक हल्की सी सच्ची मुस्कान दी।
आपने इस किताब को क्यों चुना? माया ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। ईशान ने अपनी किताब पर एक क्षण के लिए नजर डाली, जैसे वह उसके पन्नों में छिपे किसी गहरे रहस्य को ढूंढ रहा हो। क्योंकि इसमें वो भावनाएं हैं, उसने धीरे से कहा, जिन्हें मैं शायद कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। हर पन्ने पर एक ऐसा एहसास है जिसे मैंने कहीं ना कहीं जिया है या महसूस किया है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद ईशान ने अपनी किताब माया की ओर बढ़ा दी। शायद यह तुम्हें कुछ भी नया महसूस करा सके। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ, उसकी आंखों में एक अनकही गहराई थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद ईशान ने अपनी किताब माया की ओर बढ़ा दी। शायद यह तुम्हें भी कुछ नया महसूस करा सके। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक अनकही गहराई थी। माया ने किताब को अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां उस पुराने जिल्द वाले कवर को सहला रही थी। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण बातचीत से कहीं ज़्यादा थी। यह एक भरोसे का इशारा था, एक बिना कहे हुआ वादा, एक साझा भावना का मौन स्वीकार। इस वक्त तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। स्टेशन की पीली लाइटों की रोशनी अंधेरे को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन रात का गहरा रंग धीरे धीरे सब कुछ अपने आगोश में ले रहा था। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, सारनाथ रेलवे स्टेशन की चहल पहल कम होती गई। इक्का दुक्का यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे और स्टेशन के कर्मचारी दिन भर की थकान के बाद सुस्ता रहे थे। आसमान में तारे धीरे धीरे चमकने लगे, मानो वे उस अनकही कहानी के मौन गवाह हों जो उस शांत प्लेटफॉर्म पर आकार ले रही थी। ईशान ने अचानक अपने पुराने कैनवस बैग से एक क्लासिक पोलराइड कैमरा निकाला। माया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? यह पल, यह मुझे याद रखना है। माया पहले थोड़ा झिझकी। यह एक अप्रत्याशित अनुरोध था, लेकिन फिर ईशान की आंखों में छिपी हुई ईमानदारी और उस पल की खासियत को महसूस करते हुए उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। ईशान ने कैमरा उठाया और एक क्लिक के साथ उस पल को कैद कर लिया। कुछ देर बाद उसने वह छोटी सी तस्वीर माया को थमा दी। यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम इस दिन को हमेशा याद रख सको, उसने कहा। उसकी उंगलियां गलती से माया की उंगलियों को छू गई। एक क्षणिक स्पर्श जिसने दोनों के दिलों में एक हल्की सी सिहरन पैदा कर दी। माया ने तस्वीर को ध्यान से देखा। धुंधली सी उस तस्वीर में उसकी हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों में वह अनजाना भाव था जो उस शाम उसके दिल में उमड़ रहा था और उस कहानी का पहला नाजुक अध्याय था जो अब शुरू हो रहा था। ईशान, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी। क्या यह सिर्फ आज का ही किस्सा है या फिर? ईशान ने मुस्कुराते हुए उसकी किताब गोदान ली और उसके पहले पन्ने पर एक पेन से कुछ लिखा। फिर उसने किताब माया को वापस कर दी। यह हमारी कहानी का आरंभ है। अगला अध्याय हमें मिलकर लिखना होगा। उस पन्ने पर उसने अपना फोन नंबर और एक छोटा सा संदेश लिखा। अगली पंक्ति का इंतजार रहेगा।
माया ने अपनी किताब को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस छोटे से कैमरे की तस्वीर और उस लिखे हुए संदेश ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। रात और गहरी हो गई थी और प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। दूर से किसी ट्रेन के आने की सीटी सुनाई दे रही थी। ईशान उठा और अपना कैनवास बैग कंधे पर डाला। मुझे अब चलना होगा, उसने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। लेकिन मैं तुम्हारी अगली पंक्ति का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं भी, माया ने धीरे से कहा। ईशान ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। माया बेंच पर बैठी रही, अपनी किताब को पकड़े हुए, उस अनमोल तस्वीर को अपनी उंगलियों से सहलाती रही। सारनाथ रेलवे स्टेशन, जो कभी सिर्फ एक अनजान जगह थी, अब उसकी जिंदगी के एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत का गवाह बन गया था। अगले कुछ दिन माया के लिए एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह से भरे थे। वह हर बार गोदान के पहले पन्ने पर लिखे ईशान के संदेश को पढ़ती, उसकी लिखावट को महसूस करती। उसका फोन कई बार उठाने को हुआ, लेकिन फिर वह रुक जाती। वह उस अगली पंक्ति को लिखने के लिए सही समय और सही शब्दों का इंतजार कर रही थी। उधर ईशान भी उस मुलाकात के बाद एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। गुनाहों का देवता के पन्ने अब उसे और भी गहरे लगने लगे थे, जैसे चंदर और सुधा की अनकही प्रेम कहानी उसकी अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रही हो। वह माया की उस शांत गहरी आंखों को नहीं भूल पा रहा था, और उस पल को भी नहीं जब उनके हाथों ने गलती से एक दूसरे को छुआ था। एक हफ्ते बाद माया ने आखिरकार अपनी अगली पंक्ति लिखने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद माया ने आखिरकार अपनी अगली पंक्ति लिखने का फैसला किया। उसने एक साधारण सा संदेश भेजा। क्या आप कभी देवदास से मिले हैं? मुझे लगता है हमारी कहानियां कहीं न कहीं मिलती हैं। ईशान का तुरंत जवाब आया, हाँ, और शायद हमारी पारो भी कहीं इंतजार कर रही होंगी। क्या हम फिर से सारनाथ में मिल सकते हैं अगली पूर्णिमा की शाम? माया के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अगली पूर्णिमा, अभी 2 हफ्ते बाकी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल हो। अगले 2 हफ्ते माया और ईशान दोनों के लिए इंतजार और कल्पना के दिन थे। माया ने धर्मवीर भारती की और भी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। ईशान की पसंद को और गहराई से समझने की कोशिश की। उसने अंधा युग, कनुप्रिया और बंद गली का आखिरी मकान के पन्नों में गोते लगाए। हर कहानी में ईशान की पसंद की झलक ढूंढने की कोशिश की। ईशान ने प्रेमचंद की अन्य रचनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। निर्मला, गबन और रंगभूमि के सामाजिक संदेशों और मानवीय भावनाओं के चित्रण ने उसे माया के विचारों की गहराई का एहसास कराया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि और पसंद वाले लोग भी किताबों के माध्यम से एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात करीब आती गई, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। माया ने उस शाम के लिए एक नई खादी की साड़ी निकाली और ईशान ने अपनी पसंदीदा खादी का कुर्ता पैजामा को इस्त्री किया। पूर्णिमा की शाम सारनाथ रेलवे स्टेशन फिर से उनके मिलन का गवाह बनने के लिए तैयार था। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अलग ही शांति थी।
माया थोड़ी देर पहले ही पहुंच गई थी। वह उस बेंच पर बैठी थी जहां वे पहली बार मिले थे, अपने हाथों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ पकड़े हुए। यह एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में वह ईशान से बात करना चाहती थी। एक ऐसी कहानी जो देशभक्ति और त्याग की भावना से भरी हुई थी। कुछ ही देर में ईशान भी आ गया। आज वह थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसके हाथ में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि थी। तुम ठीक हो? माया ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ईशान ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। हाँ, बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। उनकी बातचीत फिर से किताबों से शुरू हुई, लेकिन इस बार यह सिर्फ लेखकों और कहानियों तक ही सीमित नहीं थी। धीरे धीरे वे अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं और अपने डर के बारे में भी बात करने लगे। माया ने अपनी नौकरी के बारे में बताया। एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका होने के नाते उसे बच्चों से कितना प्यार है और कैसे वह उन्हें किताबों की जादुई दुनिया से परिचित कराना चाहती है। ईशान ने अपने फोटोग्राफी के शौक के बारे में बताया, कैसे वह दुनिया को अपने कैमरे के लेंस से देखता है और कैसे वह हर तस्वीर में एक कहानी कैद करने की कोशिश करता है। उसने बताया कि वह अक्सर अकेले ही दूर दराज की जगहों पर निकल जाता है, प्रकृति और लोगों के अनछुए पहलुओं को अपने कैमरे में समेटने के लिए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनकी बातचीत और गहरी होती गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच सिर्फ किताबों का ही नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं का भी एक गहरा संबंध है। वे एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते, बिना किसी जजमेंट के अपनी राय रखते और अक्सर एक ही बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर हैरान होते। ईशान ने माया को अपनी कुछ तस्वीरें दिखाई। पहाड़ों के मनोरम दृश्य, गांव के बच्चों की मासूम हंसी और पुरानी इमारतों की खामोश कहानियां। माया उन तस्वीरों में खो गई, हर फ्रेम में छिपी हुई भावना को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। माया ने ईशान को आनंद मठ के बारे में बताया, उस त्याग और बलिदान की भावना के बारे में जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को प्रेरित किया था। ईशान ने गीतांजलि की कविताओं को सुनाया, उन आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को साझा किया जो उनके दिल के करीब थे। उस रात सारनाथ रेलवे स्टेशन दो अनजान दिलों के मिलन का एक और गवाह बना। किताबें उनके बीच एक पुल बन गई, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए उन्होंने एक दूसरे की आत्माओं को छुआ। जब अगली सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलने लगी, तो ईशान ने माया से एक और तस्वीर लेने की इजाज़त मांगी। इस बार दोनों साथ में बेंच पे बैठे थे। उनकी किताबें उनके हाथों में थी। तस्वीर में उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसा एहसास जो दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा था, लेकिन जिसे अभी कोई नाम देना जल्दबाजी होगी। ईशान को अगली सुबह शहर से बाहर जाना था, एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए। उसने वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। मैं तुम्हें ज़रूर लिखूंगा, ईशान ने कहा। उसकी आवाज़ में एक वादा था। और मैं तुम्हारे संदेश का इंतज़ार करूंगी, माया ने जवाब दिया। उसके दिल में एक नई उम्मीद पल रही थी। अगले कुछ महीने पत्रों और कभी कभार फ़ोन कॉल्स में बीते। ईशान अपनी यात्राओं के दौरान माया को अलग अलग जगहों से पत्र लिखता, उन दृश्यों और अनुभवों को साझा करता जो उसने अपने कैमरे में कैद किए थे।
माया उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताती, अपने छात्रों के बारे में और उन किताबों के बारे में जो वह पढ़ रही थी। उनके पत्र सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं थे, वे उनकी भावनाओं और विचारों का एक गहरा संवाद थे। वे एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जान रहे थे, एक दूसरे की कमजोरियों और ताकत को समझ रहे थे और धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बना रहे थे जिसकी नींव किताबों के पन्नों पर रखी गई थी। एक दिन ईशान का एक लंबा पत्र आया। उसने लिखा था कि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और अब वह जल्द ही वापस आ रहा है। उसने माया से पूछा था कि क्या वह फिर से सारनाथ रेलवे स्टेशन पर मिल सकती है, उसी प्लेटफॉर्म पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। माया का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। जब वे तीसरी बार सारनाथ रेलवे स्टेशन पर मिले तो माहौल में कुछ बदला हुआ था। पूर्णिमा की चांदनी अभी भी वैसी ही थी और प्लेटफॉर्म की शांति भी वही थी, लेकिन माया और ईशान की आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसा एहसास जो अब दोस्ती की सीमाओं को पार कर रहा था। ईशान ने अपने कैनवास बैग से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला। उसने उसे माया को थमा दिया। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। माया ने बक्सा खोला। उसके अंदर उनकी पहली 3 तस्वीरें थी और उनके नीचे एक नया नोट रखा हुआ था। हमारी कहानी की हर तस्वीर अनमोल है माया, और हर तस्वीर के पीछे एक अनकही भावना छिपी है। क्या हम इन भावनाओं को और गहराने दें और देखें कि हमारी कहानी हमें कहाँ ले जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।